हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का पहला चैप्टर जो है नेशनलिज्म इन यूरोप। और जैसे ही ये चैप्टर हम फिनिश करेंगे उस चैप्टर का जो नोट्स हैं आपको हम प्रोवाइड करेंगे उसकी पीडीएफ फॉर्म में। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं पहला चैप्टर जो है नेशनलिज्म इन यूरोप। और नेशनलिज्म इन यूरोप में अगर हम देखें तो जैसे हमने 9th में आपने देखा है फ्रेंच रेवोल्यूशन, तो हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन नहीं पढ़ना है यहाँ पे। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद का जो कंडीशंस थी यूरोप में, क्या इमर्ज हुई, जिन कंडीशंस की वजह से पूरे यूरोप में नेशनलिज्म फैल गया। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है चेंजेस आफ्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड स्टेप्स टेकन टू यूनिफाई पीपल आफ्टर रेवोल्यूशन। यानी कि ये जो क्वेश्चन आज हम पढ़ने वाले हैं ये दो तरह से आपको पूछा जा सकता है। एक कि चेंजेस क्या आई थी रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद। दूसरा, किस तरह से पूछा जा सकता है कि क्या स्टेप्स लिए गए थे कि जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ उसके बाद क्या स्टेप्स लिए गए थे ताकि पूरे फ्रेंच पीपल को किस तरह से यूनिफाई किया जाए। तो स्टूडेंट्स अगर हम देखें फ्रेंच रेवोल्यूशन जब आपने पढ़ा 9th में, उसमें आपने देखा कि लुईस 16 का रूल था। लुईस 16 के बाद जो है नेशनल असेंबली आई, नेशनल असेंबली के बाद जैकोबियंस आए, जैकोबियंस के बाद नेपोलियन बोनापार्टे आया। लेकिन अभी जो टॉपिक है, जो पहला टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से, वो ये है कि क्या चेंजेस आई। यानी पहला टॉपिक है आपके चैप्टर का कि क्या चेंजेस आई फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद, या ऐसा भी पूछा जा सकता है कि क्या स्टेप्स लिए गए आफ्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन फ्रांस में लोगों को यूनिफाई करने के लिए। तो मैंने पूरे स्टेप्स में लिखा है क्वेश्चन, और पहला जो स्टेप हमने लिखा है द आइडिया ऑफ ला पैट्री एंड ली सिटियोन। यानी कि ला पैट्री और ली सिटियोन, ला पैट्री से मतलब है द फादरलैंड और ली सिटियोन से मतलब है सिटीजन। यानी कि अगर हम पीछे चले जाएं, जब मोनार्की थी फ्रांस में, तो जब मोनार्की थी उस समय सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट ही नहीं था वहां पे। तो वहां पे क्या था, स्टेट्स थी, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट। और फर्स्ट स्टेट में आपको पता है क्लर्जी थी, सेकंड स्टेट में नोबिलिटी थी, और थर्ड स्टेट जिसमें 90% पॉपुलेशन थी वो कौन से थे, वो थे आपकी पीजेंट्री। लेकिन जब यहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की स्टैब्लिश हुई, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की से मतलब क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन भी था, मोनार्क भी था। लेकिन जो मोनार्क होता है वो सबऑर्डिनेट होता है कॉन्स्टिट्यूशन के, यानी उसके पास कंप्लीट अथॉरिटी नहीं होती है। तो पहला स्टेप जो आपको याद रखना है कि कॉन्सेप्ट ऑफ ली सिटियोन, यानी कि सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया फ्रांस में, जो पहले मौजूद नहीं था। एक पॉइंट। सेकंड पॉइंट है अ न्यू फ्रेंच फ्लैग, यानी एक नया फ्लैग अडॉप्ट किया गया। ट्राई कलर फ्लैग था जो वर्टिकल फॉर्म में है, रेड, ब्लू और व्हाइट कलर का, क्योंकि ये नेशनल सिंबल होता है जो लोगों को यूनिफाई करता है। अगर हम देखें इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी स्पोर्ट्स इवेंट है, चाहे ओलंपिक्स है, तो हर टीम अपना फ्लैग कैरी करती है। अगर हम देखें कोई इंटरनेशनल लेवल पे कोई समिट है, तो वहां पे भी हर रिप्रेजेंटेटिव को रिप्रेजेंट कौन करता है, नेशनल फ्लैग। तो कहीं ना कहीं ये भी इन्होंने अडॉप्ट किया ताकि लोगों को यूनिफाई किया जा सके। तीसरा पॉइंट अगर हम देखें वो है स्टेट्स जनरल को रीनेम किया गया नेशनल असेंबली से। यानी जो पहले स्टेट्स जनरल थी कहां पे, फ्रांस में, अब क्या है वहां पे आफ्टर रेवोल्यूशन नेशनल असेंबली थी। और इसको इलेक्ट किसने किया, एक्टिव सिटीजन्स ने। अब स्टूडेंट्स एक्टिव सिटीजन्स आपने 9th में पढ़ा होगा। एक्टिव सिटीजन्स कौन से सिटीजन्स थे, जिनके पास राइट टू वोट था। और राइट टू वोट विमेन को बिल्कुल भी नहीं दिया गया, मेन को दिया गया, वो भी कौन से, जो 25 ईयर्स ऑफ एज से ऊपर थे। और वो लोग जो इतना टैक्स पे कर सकते थे, जो जितना लेबरर 3 दिन में अर्न कर सकता था उतना जो लोग टैक्स पे करेंगे। और 25 साल से ज्यादा की जिनकी उम्र होगी वो लोग थे एक्टिव सिटीजन्स, और जिनके पास राइट टू वोट नहीं था वो थे पैसिव सिटीजन्स। मतलब एक्टिव सिटीजन्स ही इलेक्ट करेंगे नेशनल असेंबली को। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बहुत से हीम्स वगैरह कंपोज किए गए, नेशनल सॉन्ग्स कंपोज किए गए, किसके लिए, ताकि लोगों के अंदर नेशनलिज्म की भावना जाग जाए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम स्टैब्लिश किया गया। एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम स्टैब्लिश किया गया फ्रांस में जो कि पूरी सिटीजन्स के लिए लॉज बनाए।
यूनिफॉर्मली। ऐसा नहीं कि जब स्टेट्स में था, जहां पे फर्स्ट और सेकंड स्टेट्स सारी प्रिविलेजेस एंजॉय कर रही थी, सारी फैसिलिटीज एंजॉय कर रही थी, और जो हमारे पास 90% पॉपुलेशन थी थर्ड स्टेट में और वो सफर कर रही थी। लेकिन अब जो भी लॉज बनेंगे वो सब सिटीजन्स के लिए यूनिफॉर्मली बनेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट क्या था? इंटरनल कस्टम ड्यूटीज को खत्म कर दिया गया। मतलब कस्टम ड्यूटीज से मतलब क्या है कि अगर एक स्टेट से दूसरी स्टेट में किसी भी ट्रेडर को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना पड़ता था तो उनको टैक्स भरना पड़ता था। एट द सेम टाइम जो यूनिफॉर्म वेट्स एंड मेजर्स अडॉप्ट किए गए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं, वेट्स एंड मेजर्स से मतलब कि अगर हम देखें हमारा जो 1 केजी यानी 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम्स होते हैं, तो अगर हम देख लें जम्मू और कश्मीर को मिला के हम देख लें कि हर डिस्ट्रिक्ट का जो वेट्स एंड मेजर वो अलग अलग है। मान लो जम्मू में 1000 ग्राम्स का 1 किलोग्राम है और उधमपुर में 500 ग्राम्स का 1 किलोग्राम है, यानी और श्रीनगर में अगर हम जो देखेंगे तो 800 ग्राम्स का 1 किलोग्राम है। यानी हर एक स्टेट में अलग अलग वेट्स एंड मेजर्स थे। ये कहीं ना कहीं एक ऑब्स्टैकल था ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए, तो इसको भी खत्म कर दिया गया। यानी इसको भी उन्होंने खत्म कर दिया और हर जगह यूनिफॉर्म वेट्स एंड मेजर्स इंट्रोड्यूस किए गए ताकि ट्रेडिंग वगैरह में मर्चेंट्स को प्रॉब्लम ना आ सके। और स्टूडेंट्स नेक्स्ट, रीजनल डायलेक्ट्स, यानी रीजनल डायलेक्ट्स को उतना प्रमोट नहीं किया गया बल्कि फ्रेंच को, ताकि लोग जो है ज्यादा से ज्यादा फ्रेंच बोले। और लोगों में जब एक ही लैंग्वेज कहीं ना कहीं लोगों को कनेक्ट करती है। अगर हम इस समय कश्मीर चले जाएं, 10 डिस्ट्रिक्ट हैं, लेकिन उन 10 डिस्ट्रिक्ट्स के लोगों को कनेक्ट क्या कर रहा है? सिर्फ एक लैंग्वेज है जो सबको यूनिफाई करती है, कनेक्ट करती है। इसलिए यहां पे क्या किया गया? फ्रेंच को प्रमोट किया गया, रीजनल लैंग्वेजेस को डिस्करेज किया गया। तो स्टूडेंट्स ये पॉइंट्स थे जिससे आप ये आंसर लिख सकते हो कि क्या चेंजेस आई रेवोल्यूशन के बाद, क्या स्टेप्स लिए गए लोगों को यूनिफाई करने के लिए। चाहे हम बात करें ला पैट्री की या ली सिटियोन की, चाहे हम बात करें नेशनल फ्लैग की, बात करें नेशनल असेंबली की, बात करें हिम्स की, या जो भी नेशनल सॉन्ग्स उन्होंने कंपोज किए, एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की, कस्टम ड्यूटीज की, नेशनल लैंग्वेज की। तो कहीं ना कहीं आफ्टर रेवोल्यूशन कोशिश यही थी कि यूनिटी मेंटेन की जा सके और कुछ चेंजेस लाई जा सके। और स्टूडेंट्स ये था हमारा टॉपिक। अगर कहीं से भी आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। बाकी आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। और हमारी कोशिश यही है जो हम आज तक करते आए हैं कि एसएसटी में आपको 100 में से 98 तक पहुंचाना हमारा काम है।